एबीपी 24 न्यूज से मैं चेतना मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण समर्थन देने के उद्देश्य से इको गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना समर्थन जताया। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अब अभ्यर्थियों को चंद्रशेखर आजाद रावण का भी समर्थन मिल गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इको गार्डन पहुंचकर न सिर्फ अभ्यर्थियों को अपना समर्थन जताया, बल्कि सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील भी की। वहीं कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार, मैं सैयद शादाब, एबीपी न्यूज़ से। टीचरों की मांग अभी भी जारी है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि 69,000 शिक्षा भर्ती जो होनी है उसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पिछले 70 दिनों से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहीं नहीं, निशादगंज में भी बैठे हुए हैं जहाँ पे धरना चल रहा है। लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कई लोगों को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से मारा भी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, मगर सरकार तक के सरकार के कान में कोई भी जू नहीं रेंग रही है कि इनके सपोर्ट में कुछ करे और इनके लिए कुछ करे। आज यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। भीम के जो यहाँ हेड हैं वो हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या समर्थन वो दे रहे हैं यहाँ के टीचरों को और किस तरीके से आगे का जो है सपोर्ट करेंगे। आइए बात करते हैं सीधे चंद्रशेखर जी से। तो जैसे कि हमने बताया आपको, अब हम लेके आए हैं सीधा जो है माननीय चंद्रशेखर जी के पास। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे जो शिक्षा भर्ती बोर्ड के लिए बैठे हुए हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा भी प्रताड़ित किए गए हैं। बाकी पुलिस प्रशासन ने भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। मैं पिछले इन लोगों काफ़ी टाइम से इन लोग की कई वीडियो कवर कर चुका हूँ और उसमें कई तरीके की वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिसमें पुलिस द्वारा मारा गया है। और जहाँ पर ये लोग निशादगंज में धरना दे रहे हैं, वहाँ पर लेडीज़ों को, जो बच्चे लिए बैठे हुए हैं, उनको खुले में जो है वॉशरूम जाना पड़ रहा है। पानी की कोई सुविधा नहीं है। इन चीज़ों को लेके आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो सरकार तानाशाही, जुर्म ज्यादती, अन्य अत्याचार की इंतहा पार कर जाए, उसको क्या कहा जाए? कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो, परिवार वाला हो तो उसको कुछ कह दिया जाए। जिसका खुद का परिवार नहीं, वो क्या जाने परिवार की अहमियत क्या होती है। सर, एक्चुअली मैं यही पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने क्रिएट कर रखी हैं। अभी जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों ने भी ये चीज़ बोला है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आगे के चुनाव में हम इनको किसी तरीके से कोई वोट नहीं देंगे। और यहाँ पे कई लोगों के केस सामने आए हैं जिनको मारा गया है, ज़बरदस्ती कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है और भी और चीज़ों के लिए। इसको लेके आप सरकार को मतलब ऐसा क्या बोलना चाहते हैं कि सरकार के कान तक की ये बात पहुँचे और वो इन लोगों की सुनवाई करें? सरकार, मैं क्या कहता हूँ ये तो बताऊँगा। सरकार क्या कहने वाली मैं बताता हूँ। सरकार आज एक कोरोना के आंकड़े बढ़ा देगी और कल परसों में लखनऊ में लॉकडाउन लगा देगी। एग्जैक्टली। सरकार सामना नहीं कर सकती है। देखो, पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि ये लोग मजबूरी में बैठे हैं या किसी लालच में बैठे हैं, कुर्सी से बैठे हैं। ये परेशानी और आम आदमी तो तब निकलता है, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन तो आ जाते हैं, लेकिन वो आम आदमी तब निकलता है, परेशान हो जाता है, जब टूट जाता है, जब लगता है कहीं से कोई उम्मीद नहीं, ना उम्मीद होकर वो अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आता है। तो अब आप समझिए कि जो बहनें अपने बच्चों को छोड़ के 2-3 महीनों के बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठी हुई हैं, या जिन जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए पल कैसा है? वो लोग क्या सोच रहे हैं? उनके मन में क्या चल रहा होगा? मैं समझ रहा हूँ कि ये बहनें जो है ना, यहाँ पिटने को नहीं बैठी है। इनको ये उम्मीद थी कि हम जाएंगे और हम अपनी बात रखेंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी, जाँच होगी और हमें न्याय मिलेगा। ये नहीं पता था कि क्योंकि इन्होंने सिर्फ सरकार को वो सुना जो टीवी के माध्यम से होता था। अब इन्होंने सरकार की असलियत देखी और जब आप इनसे पूछेंगे तो पता लग जाएगा कि वो कितना जो है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला शक्ति, इनके नारों का सच क्या है ये आपको कब पता लगेगा? जब आप इन बहनों से पूछोगे। हक की आवाज़ उठाना ये सारी सरकारों में होता था। आंदोलन होते थे, बड़े बड़े ना मार्च होते थे, लेकिन यहाँ बैठ के जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, उनके संज्ञान में है कि 7 दिन में जांच करा देंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई है कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, सारे बीएसओ को बुला के मीटिंग की, उसमें पर उन्होंने कह दिया कि घोटाला हुआ है। तो घोटाला जब जिसने किया उसको, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? और जिनके साथ घोटाला हुआ उनको न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? तो यानी कि आपका न्याय देने का मन नहीं है। आप दलित पिछड़ों की बात उनकी वोट ठगने के लिए करते हो। तो भाजपा सरकार का जो चाल चरित्र वो तो जनता देख चुकी है। अब इस जनता को ये भी समझना पड़ेगा कि ये हर बार जो है ना, इलेक्शन के समय रोजगार की बात करते हैं,
इतनी नौकरियां दे देंगे, इतना ही कर देंगे। जैसे कि अभी चुनाव आने वाला है और ये ऑफर आने जाएंगे। ऑफर आना चालू हो जाएंगे कि इतनी सीटें खाली हैं और यहाँ पे आके जो है ये भर्तियां यहाँ पे होने वाली हैं। 5 लाख बैकलॉग है अभी। 5 लाख अभ्यर्थियों के परिवार खुशहाल हो सकते हैं। 5 लाख का बैकलॉग जो है उत्तर प्रदेश, बाकी क्यों नहीं भर रहे हो? लेकिन जो सरकारी नौकरियां उनको खत्म कर रहे हो, सरकारी डिपार्टमेंट बेच रहे हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार है और ये भारतीय जनता यहाँ की सरकार है, ये एकजुट होकर दलित पिछड़ों को सिस्टम से निकालने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो आरक्षण व्यवस्था ये इन्होंने नहीं दी हमें, भाजपा के लोगों ने, ये भारतीय संविधान ने दी है। और इसमें जो हमारा अधिकार बैठता है उसको लेना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए संघर्ष करना, अपनी बात को रखना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें देता है। हम अपना शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, 70 दिन से लोग बैठे हैं। क्या कितनी दूर है यहाँ से? जैसे किसानों कहते थे कि भाई एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है। ये मुख्यमंत्री आवास, ये तो खुद चले गए हैं वहाँ, ये राजभवन चले गए हैं, बीजेपी के साथ नेताओं के पास चले, फिर क्या दिक्कत है? उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि वो देना नहीं चाहते। वो सोच रहे हैं कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन जब इसमें बहुजन वीरांगनाएं बैठी हो, कैसे टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे। ये तो अपने अधिकारों के लिए तैयार होके आई हैं। ठीक है, ये तो सशक्त हैं, इन्होंने लड़ना सीख लिया है। और जब आम आदमी अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आता है ना, तो बड़ी से बड़ी निजाम जो है, बड़ी से बड़ी ताकतें झुकती देखी हमने। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंत्री जी ने ये कहा था कि ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब सपा कार्यकर्ता हैं। इस पे क्या कहना है आपका? अब मैं बैठा हूँ, अब क्या कहेंगे? एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे? अब ये कहते हैं कि भीम आर्मी कार्यकर्ता नहीं, ये किसी के कार्यकर्ता नहीं, ये इस प्रदेश की रीढ़ है, नौजवान है इस प्रदेश के, ये इस प्रदेश के विकास में भागीदारी अदा करना चाहते हैं। ये अपने परिवारों के प्रति इनके कुछ सपने हैं, कुछ जो है कर्तव्य है, उनको निर्वहन करना चाहते हैं। ये इस देश में तरक्की के रास्ते को आगे बढ़ के अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अपने समाज में उन्नति पैदा करना चाहते हैं, किसी का एजेंट नहीं है, ना मेरे ना किसी और पार्टी के। ये अपने अधिकारों को लड़ रहे हैं, अपने भरोसे लड़ रहे हैं। हम तो आज आ गए हैं, 70 दिन से कौन लड़ रहा था? यही लड़ रहे थे। तो ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसे योद्धाओं को सलाम। लेकिन मैं उनसे ये भी कह रहा हूँ कि सच को आपको, आम जनता को बताना है अपने समाज में कि हालात क्या है और किसने किए, किसकी वजह से हुए। महंगाई पे हटा देंगे, कहाँ हटी महंगाई? पेट्रोल डीजल के दाम देखो, गैस के दाम देखो। कोरोना काल में जब रोजगार नहीं था तब 7% दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। जो दवाई 300 रुपये की थी वो 2100 रुपये की होगी। इनका क्या जाता है? इनको खरीदनी थोड़ी पड़ती है। गड्ढा मुक्त सड़कें कही थी, वो गड्ढा युक्त सड़कें हो गई। पूरे देश में लगे हुए हैं होल्डिंग मोदी जी के, योगी जी के, किस बेरोजगारी, उसमें रोजगार में नंबर 1, सड़कों में नंबर 1। अब मैं कहता हूँ सब झूठा है। ये सरकार महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, आम आदमी की आय खत्म करने में नंबर 1, किसानों की आय दुगनी की जगह किसानों को बर्बाद करने में नंबर 1, युवाओं की रीढ़ तोड़ने में नंबर 1, भर्तियों में पेपर लीक कराने में और भर्तियों में घोटाला कराने में नंबर 1। ये झूठी निकम्मी सरकार है। जनता इसको 2022 में जवाब देगी। अभी हम यहाँ इसलिए हैं कि जितने पद हमारे छीने गए हैं वो पद हमारे लौटाए जाएं और सह सम्मान हमारी बहनें यहाँ से अपने घर जाएं। मुख्यमंत्री जी आँख खोलें। जनता बनाती है, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। जनता बनाती है, जनता ही उखाड़ देती है। वो क्या चाहते हैं ये उनको तय करना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है और जो है चंद्रशेखर जी भी हर तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सपोर्ट मिले। यहाँ पे बगल में एक मैम भी बैठी हुई हैं, इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, मैम ये फ्रैक्चर आपको कैसे, यहाँ या कोई और रीज़न था? जी यहाँ हम लोग बहुत, आज 70 दिन लग हो गया है, हम लोग बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान हम लोग भाजपा कार्यालय पे अपनी बात रखने गए थे। स्वतंत्र देव जी से मिलने की कोशिश की क्योंकि वो हमारे नेता बनते हैं, लेकिन वहाँ पर मतलब ये प्रशासन के द्वारा हमारे साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, लड़कियों के तो कपड़े खींच दिए गए, फाड़ दिए गए। उसी दौरान मेरे हाथ को भी तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया जबरन। पुलिस वाली ने मुझे धक्का दिया जिसमें मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद भी अब जब हम फिर से गए तो उन्हीं पुलिस कर्मियों के द्वारा मुझे मतलब जानबूझ के मुझे चोटिल करने की कोशिश की गई। मतलब पीछे से कोहनियों से मारा गया। मतलब ये एकदम पूरी तरह से बर्बरता की पराकाष्ठा पार करने पे लग गए हैं। मतलब प्रशासन हर तरीके से आप लोगों को तोड़ने पे लगा हुआ है। तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं। हम अपना अधिकार लेकर ही जाएंगे, चाहे आज 70 दिन हो, चाहे और 70 दिन लग जाए। अब ऐसे मुझे उम्मीद नहीं है। जब हमारा शेर भाई हमारे साथ है तो हमें न्याय बहुत जल्द मिलेगा।
इस चीज़ का हम लोग आभार जीवन भर मानेंगे। मैम आप कहाँ से आए हैं? जी इलाहाबाद से हूँ मैं। जब जिस समय हम लोगों को किसी ने भी नहीं पूछा, हम हर दरवाजे खटखटाते रहे, अपनी गुहार लगाते रहे, किसी ने कुछ नहीं हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं, कहा ही नहीं। उस समय हमारे भाई ने हमारे आंसू पोंछे हैं, हमारे सर पे हाथ रखा है और हमें अब पूरा यकीन है कि हमें हमारा अधिकार मिलेगा। जब भाई है साथ में तो किस बात का डर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक महिला के साथ किस तरीके की हरकतें की गई हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और भीम के मेन मेंबर जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। अब यहाँ पे हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के कुछ प्रभारी। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं सर ये जानना चाहूँगा कि ये जो इन लोगों का 70 दिनों से अनशन चल रहा है, इसमें कई लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, अपने हकों की आवाज़ उठाना ये बाबा साहब का संविधान हमें इजाज़त देता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और जो पिछड़ा आयोग बना हुआ है पिछड़ों के या उनके अधिकारों के लिए, वो भी रिपोर्ट दे चुका है कि हाँ इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पे, तानाशाही जो हिटलरशाही है उस पर कायम है और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये टेस्ट दिया था, जिन्होंने अपने परिवार के दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करके, पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था और उसमें वो शिक्षक बनते, जब ये देश के शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, जाँच नहीं कर रहे, और यदि किसी मंत्री के वहाँ पर या मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाके अपनी बात रखना चाहते हैं तो इनको लाठियाँ मिलती है, इनको अपमानित होना पड़ता है। आज 70 दिनों से हमारी बहनें, हमारी जो छात्र हैं, जो बहनें हैं, वो अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर यहाँ लखनऊ में आंदोलित। आप देखो ये इको पार्क है, इसकी बाउंड्री देखो। जब हम सुबह आए थे तो इन्होंने गेट बंद कर रखा था योगी की पुलिस ने और कह रहे थे कि यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, इन लोगों से मिल नहीं सकते। क्या ये हमारे देश के लोग नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? हिंदुत्व का ढोंग बनने वाली है पार्टी हिंदुओं के नाम पर चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो वो हिंदू नहीं है। ये ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, ये SC ST के लोग हिंदू नहीं है। सर वैसे तो इन्होंने वैसे भी ये चीज़ खुल के बोल रखी है कि जितने भी SC ST वाले हैं उनको हम हिंदू नहीं मानते हैं। ओबीसी को क्या मानते हैं? ये वही चीज़ मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि ये हिंदू केवल वोट के लिए हिंदू है? जब इनके अधिकार आएंगे, जब इनके साथ शोषण होगा, जब ये न्याय मांगेंगे, जब ये हिंदू नहीं रहेंगे, तो ये केवल धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, जातियों में बांटकर, जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया, डिवाइड एंड रूल के हिसाब से, डिवाइड एंड रूल, ये 6,743 जातियों को जातियों में अलग अलग बांट के और धर्म और संप्रदाय की राजनीति करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके केवल राज करना चाहते हैं। इन्होंने शिक्षा के मामले में ये फेल है, कोरोना में ये फेल हुए, नोटबंदी में ये फेल हुए। मुझे एक मुद्दा बता दो जो इन्होंने काम किया हो, केवल नाम बदलने के अलावा। ये केवल धन्ना सेठों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, पकौड़ों की सरकार है और इनका जनता से, गरीबों से, पिछड़ों से, कमजोरों से, मुस्लिम से, दलित से, ओबीसी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जैसे अभी ये जो 70 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लोगों को, पेंशन क्यों लगे तो प्राइवेट में डालना है, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर लेके आप लोगों का क्या ख्याल है सर? देखिए ऐसा है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में इसलिए प्रावधान किया था कि इस देश में जो वंचित समाज है, जिनको दबाया गया है, जिनको सताया गया है, जिनकी सामाजिक स्थिति, जिनकी आर्थिक स्थिति और जिनकी शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है, इनको समाज में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत हमारे समाज के कुछ लोग समाज की मुख्यधारा में आने का काम भी किया है। मगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 15 और 16 में जो आरक्षण के प्रावधान किया है, ये सरकार जब जब आती है तब तब हमारे आरक्षण पर प्रहार करने का काम करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, आपको मालूम है कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापन प्रसारित हुआ था और 6 जुलाई 1919 को लिखित परीक्षा हुई थी। उसमें परीक्षा में बड़ी अनियमितताएं पाई गई। ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया और सरकार को निर्देशित किया कि इस पे आप कार्रवाई करें, मगर सरकार के कान में जू नहीं गया। हमारे आरक्षण की हकमारी की गई, 15,000 सीटों की हकमारी की गई है। इसके विरोध में आज 70 दिन से लगातार जो है अपने हक के लिए ये हमारे लिखित जो परीक्षा में शामिल हुए थे लोग, ये शिक्षक
भर्ती वाले मामले को लेकर के सोच लिए कितना किलकिलाती धूप में कोरोना काल में भी इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है, मगर सरकार के कान में जो नहीं जा रहा है। आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान में पिछड़ों को और अनुसूचित जाति के लोगों को जो अधिकार दिया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी नौकरियों में सीटें रिजर्व हैं, विधानसभाओं में सीटें रिजर्व हैं, पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व हैं, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो ये आरक्षण अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो हमारे समाज के लोग मुख्य विधारा में कैसे आएंगे? जो संविधान निर्माता जो उन्होंने प्रावधान किया था तो उसकी मंशा खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र में सरकार बनाती है, प्रदेश में सरकार बनाती है, सबसे पहले आरक्षण को समाप्त करने की साजिश करने का काम करती है। मगर हमारे नेता ने आंदोलन को, उनके नेतृत्व में आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं और सरकार को झुकाने का काम करेंगे और अपना हक ले करके ये जो आरक्षण में घोटाला हुआ है इसको जरूर 15,000 सीटें जो चोरी हुई हैं इनको छीन करके इनको देने का काम करेंगे। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हम लोग को एक चीज़ ये पता चली थी कि जो ये जिस टाइम पे इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ये लोग अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उसके बावजूद इनको सीटें नहीं मिली। बट जब उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनको 3 नंबर जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो दे के पास किया गया और उनको सीटें दे दी गई हैं, वो टीचर्स बन गए हैं। ये इन लोग को छोड़ के इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब घोटाला हो रहा है तो चारों तरफ से घोटाला कर रहे हैं, बात समझिएगा। अब जब ओबीसी वालों को जब बाहर करना है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो अंदर लेंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात अगर किसी के पास 3 नंबर कम है तो उसको दे के पास किया जाएगा। चाहे हमारे लोगों के पास अगर 50 नंबर आए हो तो भी उनको बाहर कर दिया गया। तो ये घोटाला तो चारों तरफ से हो रहा है। ये तो सर मैंने भी देखा है, क्योंकि मैंने मार्कशीट यहाँ पे देखी हुई है लोगों की जिसमें 105, 106, 115, 125 इस तरीके के लोग नंबर लेके आए हैं और उनको सीटें नहीं मिली हैं और वो लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसमें आपका ये तो कहना बिल्कुल सही है कि घोटाला चल रहा है। फिलहाल अभी आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों के साथ आप लोग कब तक सपोर्ट करेंगे सर? देखिए मैं बताऊँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ऐसा दल है, जब किसी के ऊपर अन्याय होता है, जब उसका साथ देने का काम करती है, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक के पीछे हटते नहीं। और आपने शायद देखा भी है और सुना भी है और जान भी रहे हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका जो नेतृत्व है वो हमेशा से ये रहा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, उनके साथ संघर्ष करना और किसी भी कीमत पे जाके संघर्ष करना। और यकीन मानिए कि आने वाले समय में चाहे ये 1 दिन बैठना पड़े, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे उन्होंने कह दिया कि मुझे पूरी ज़िंदगी बैठना पड़े, चाहे मेरी जान चली जाए यहीं से, इस आंदोलन से मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन जब तक हम अपने ओबीसी भाइयों के अधिकारों को नहीं दिला देंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आज़ाद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को सपोर्ट मिले। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब ज़िलों से आना शुरू हो गए हैं। सरकार को हरकत में आना पड़ेगा। अगर सरकार सही समय पे जो ओबीसी समाज के साथ जो आरक्षण में घोटाला हुआ है, अगर उनको वापस नहीं करते हैं, उनको उनकी सीटें वापस नहीं की जाती हैं, तो फिर यकीन मानिए कि इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस प्रदेश में आप तो देख ही रहे हैं कि पिछड़ों की बहुत सारी सरकारें हैं, लेकिन उन्होंने 70 दिन हो गया, 70 दिन से कोई भी नहीं आया इन लोगों के साथ खड़ा हुआ। मैं खुद बात कर लीजिए। मैं एक्चुअली आपसे यही पूछने वाला था कि पिछले 70 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। तमाम पिछड़ों के नेता इस प्रदेश में हैं, विपक्ष में भी है, सत्ता पक्ष में भी है। तो सत्ता वाले तो नहीं आएंगे जब उन्होंने घोटाला किया, लेकिन विपक्ष को तो आना चाहिए, उनको तो आवाज़ उठाना चाहिए लोगों की, गरीबों की, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस बात पे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि हमको एक रिपोर्ट, जैसे अभी मैंने वहाँ पे बोला भी कि जितने भी ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको सबको बोला गया है समाजवादी। तो इसका सीधा पॉइंट ये होता है कि फिर ये किसी पार्टी से नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे लगाया था ये चीज़ कि ये समाजवादी बैठे हुए हैं। तो अगर ये समाजवादी हैं तो समाजवादी का कोई भी बंदा यहाँ आके क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली है सर। के लोग आज 70 दिन हो गया है, आप इन लोग से पूछिए, एक बच्चे से आप एक जो है क्या नाम है, शिक्षक जो भर्ती में जो लोग हैं यहाँ पे, आप उनसे एक व्यक्ति से पूछिए कि क्या 70 दिन में कोई भी समाजवादी का व्यक्ति, समाजवादी का नेता, समाजवादी पार्टी का मुखिया फ़ोन पे बात की हो या कोई आया हो? आज 70 दिन से कोई नहीं आया। हम आए, इससे पहले भी हम आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, पूरी टीम के साथ आए थे और आश्वासन दिया था कि अगर सरकार ने बहाली नहीं की तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और सरकार ने नहीं सुना। अब वो आंदोलन का समय आ गया है। तो आप जान लीजिए कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में अगर कोई दलितों की और ओबीसी की और मुसलमानों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ एक नाम है, उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लड़ रहे हैं।
और यकीन मानिए ये दावा करके जा रहे हैं आपसे कि जब तक कि अगर हम अपने पिछड़े भाइयों को अधिकार नहीं दिला देंगे तब तक कि चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं यहाँ के लोगों, जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। सुबह ही हम लोग आ रहे थे जो है मिलने के लिए और बात करने के लिए, तो रास्ते में ही बदतमीज़ी की गई, पुलिस द्वारा बदतमीज़ी की गई, धक्का दिया गया। मतलब आप लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा? यहाँ नहीं आने दिया जा रहा था। तो इस तरीके से व्यवहार, भाई ये भी तो हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, इनसे मिल के हम इनकी बात सुन के, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको हम इनकी बात को सुन के इनको न्याय दिलाने का काम, तो ये सब हमारे भाई बहन लोग हैं, तो इनसे इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। आप सोचो कितने ज़बरदस्त तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, कितने ज़बरदस्त, मतलब आप समझ लो कि ये सरकारी मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है कि विपक्ष अगर खड़ा होकर अपनी आवाज़ उठाता है या लोगों को न्याय दिलाता है तो उनको ये लोग मारने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। और आप जान लीजिए कि आज 70 दिन हो गया है, 70 दिन में कितनी बार इन बेचारे लोगों के ऊपर लाठियाँ चली हैं। जितनी बार इन्होंने अपनी मांग के लिए आवाज़ उठाई उतनी बार इनको लाठी खानी पड़ी। लेकिन अब आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि अब हम लोग साथ हो गए हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं प्रदेश में कि हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर जो यहाँ बैठा है इनको कोई लाठी दिखा दे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी हर तरीके से सपोर्ट करने पे है, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। आगे की अपडेट देखने के लिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं सैयद शादाब, ABP न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं एडवोकेट रियाज अली खान, AIR लॉ चैम्बर से आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।